एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? वापस से एटमॉस एटमॉस्फेयर लास्ट लेक्चर में कहाँ हुआ था? नहीं, एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने ट्रोपो देख लिया था और स्ट्रेटो देख लिया था। एटमॉस्फेयर के कितने लेयर और कौन से? बस ये होता है ट्रोपो एक, दूसरा होता है स्ट्रेटो दो, तीसरा होता है मेजो मध्य वाला, चौथा होता है आयनो और इसके ऊपर होता है एक्सो, है ना। अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर, इसकी हाइट कितनी होती है? एवरेज हाइट 8 से 18, एवरेज हाइट 14 किलोमीटर। ठीक है, एवरेज हाइट 14 किलोमीटर। अगर स्ट्रेटो की बात करें, स्ट्रेटो 50 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद मेजो की बात किया जाए तो मेजो 80 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अगर आयनों की बात करें तो आयनो होता है 640 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया था ट्रोपोस्फेयर के बारे में और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। तो बता, मौसम संबंधित सारी की सारी जो घटनाएं होती है कहाँ होती हैं? हेलीकॉप्टर चलता है ट्रोपो में, इंसान रहते हैं ट्रोपो में, बारिश होती है ट्रोपो में, पक्षी उड़ते हैं ट्रोपो में, हवाएं तेज गति से आंधी तूफान आएगी ट्रोपो में। बात समझा? ओके। स्ट्रेटो में मतलब, स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है? समताप मंडल, यानी यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है? सेम रहता है। इसलिए ये किसके लिए बहुत फायदेमंद होता है? एरोप्लेन की उड़ान के लिए। ठीक है, तो जो ट्रैवलिंग वगैरह होती है वो स्ट्रेटोस ट्रोपो से जा करके स्ट्रेटो में आसानी से होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी गैसेस नहीं होती हैं, तो कोई जर्किंग का टेंशन नहीं, पायलट को किसी भी बात का डर नहीं कि हाँ हवाओं के रगड़ से जो एरोप्लेन है वो नीचे चला जाएगा या इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, आराम से वो शांतिपूर्वक उड़ाते रहता है स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है क्या? ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन हमारी किससे प्रोटेक्शन करता है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। हमने देख लिया था कि जो ओजोन पे जो छेद हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? अंटार्कटिक में। ठीक है, हाँ। तो ओजोन जो गैस होती है उसके लेयर डिप्लेट होते हैं किसकी वजह से? अगर अगर टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस चला जाए और उस पर क्या मिल जाए? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरीन के प्रेजेंस में जो ओजोन होता है उसके मॉलिक्यूल्स डिप्लेट होने लगते हैं। क्लियर था? ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर यानी मध्यमंडल, तीसरा। मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? मध्यमंडल, मध्य मंडल। इसकी जो हाइट होती है वो 80 किलोमीटर होती है। हाइट, हाइट को कभी कभी थिकनेस कहते हैं, थिकनेस। ठीक है, थिकनेस कितनी होती है? 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। यह सबसे ठंडा होता है, -80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है, तो इसलिए इसे कोल्डेस्ट स्फेयर कहा जाता है, कोल्डेस्ट स्फेयर कहा जाता है। ठीक है, -80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। इतना क्लियर है? ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग चौथे स्फेयर, आयनोस्फेयर में।
आयनो आयनोस्फीयर की अगर बात करें तो आयनोस्फीयर का जो हाइट होता है वो 640 किलोमीटर होता है। HPI थिकनेस कितना होता है? 640 किलोमीटर। ठीक है। इसी में जो हमारे पोलार सैटेलाइट होते हैं वो इसी में ट्रेवल करते हैं, इसी में छोड़े जाते हैं, यानी पोलर सैटेलाइट। ठीक है, पोलर सैटेलाइट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पोलर सैटेलाइट अर्थ के किस डायरेक्शन में ट्रेवल करते होंगे? जैसे ये अर्थ है तो पोलर सैटेलाइट ऐसे ट्रेवल करते होंगे या ऐसे ट्रेवल करते होंगे? मैं 1 नंबर या 2 नंबर? आर यू श्योर? ठीक है, क्योंकि नाम से ये स्पष्ट है कि पोलर सैटेलाइट है, तो पोलर सैटेलाइट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ट्रेवल करेंगे। बात समझ में आया? हाँ, पोलर सैटेलाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेंगे? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है। ठीक है। मैं इमेज लगा देता हूँ। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द सैटेलाइट्स। बात समझ में आया? ये जो ब्लू कलर में है उस पे वो किसका ऑर्बिट है? वो पोलर सैटेलाइट का ऑर्बिट है। ठीक है। अच्छा, पोलर सैटेलाइट को छोड़ने के लिए भारत किस रॉकेट का इस्तेमाल करता है? किस? PSLV। ठीक है, यानी इंडिया का यूज करता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बात समझ में आया? अच्छा, इसी इसी में हमारा क्या है, जो रेडियो वेव्स होती हैं, सारी की सारी रेडियो वेव्स इसी आयनोस्फेयर में पाई जाती हैं। रेडियो वेव्स कहाँ पाई जाती हैं? इसी आयनोस्फेयर में। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, जैसे कोई सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट पर्पसली अगर बनाया गया है कम्युनिकेशन के लिए, जैसे मिलिट्री सैटेलाइट अगर हो गया, तो मिलिट्री में अगर हम बात करेंगे कि हाँ डायरेक्ट कोई डायरेक्टर जनरल है, वहाँ से सीधा उसको कॉल करना है दिल्ली में, तो वो चीज़ें कैसे होंगी? सैटेलाइट के जरिए होंगी। अगर लोकल लाइन से हम करते हैं तो ट्रैप होने के चांसेस रहते हैं, है ना? तूने वो परमाणु मूवी देखा है? हाँ, तो देख कैसे उसमें उसका फोन ट्रैप करके उसके मिसेस को गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि वो यहाँ है या वहाँ नहीं है, ताकि सारा इन्फॉर्मेशन निकाला जा सके। इसीलिए जो खुफिया चीज़ें होती हैं उसके लिए स्पेशली मिलिट्री पर्पस के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जिनसे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया जा सके। ठीक है। ओके, तो यहाँ रेडियो वेव्स किसके लिए होते हैं? कम्युनिकेशंस के लिए। इसलिए इस स्फेयर को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन स्फेयर। कम्युनिकेशन। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके। इसी स्फेयर में पाया जाता है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, स्पेस स्टेशन। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये 2032 32 बोल रहा हूँ, 2031 में रिटायर्ड हो जाएगी। ठीक है, 2031 में नासा इसे कब क्या कर देगा? रिटायरमेंट दे देगा, और ये आकर के पैसिफिक ओशियन में गिर जाएगा। समझ में आया? ये इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, ये किस लिए बनाया गया है? रिसर्च पर्पस के हिसाब से। ठीक है, ये देख उल्टा पुल्टा सब यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर नहीं है क्या ये इमेज? मैं देखो कोई दूसरा इमेज है डाउनलोड। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन।
ठीक है, जो भी है अभी देख लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, ये बनाया गया था रिसर्च पर्पस के लिए। यहाँ पर है सब लोग, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है। फाइल ओपन नहीं हो, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना, बहुत है। लोग जा कर के यहाँ घूमते रहते हैं। ठीक है, ओके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब रिटायर्ड हो जाएगा, पता चल गया। ओके, इसी लेयर में पाए जाते हैं, इसी लेयर में पाए जाते हैं अरोराज। अरोराज, अरोराज, अरोरा के बारे में क्या होता है तो पता है, क्या होता है अरोरा? अरोराज, ठीक है। ये आयनोस्फेयर में जब सूरज से ना सोलर फ्लेयर्स आती हैं, सोलर फ्लेयर्स, वो जब इसमें इंटर करती हैं तो इसमें पाई जाने वाली जो गैसेस हैं, हीलियम है, हाइड्रोजन है, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। और जब आयोनाइज्ड होते हैं तो वो क्या होते हैं, अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और जब एक्साइटेड स्टेट से नीचे आते हैं तब वो लाइट के फॉर्म में इमिट, मतलब लाइट इमिट करते हैं, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अरोरा। ठीक है, अरोरा, लाइट नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्या क्लियर है? ठीक है, इसी में जो आयनोस्फेयर है इसी में पाए जाते हैं कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज सबसे डेंजरस होते हैं, डेंजरस होते हैं। अगर ये शरीर पर पड़ जाए तो शरीर में होल कर सकते हैं। गामा रे से भी खतरनाक होते हैं कॉस्मिक रेज। बात समझ में आए? ओके, अब देख, ये जो आयनोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, आयनोस्फेयर को दो तीन लेयर में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, आयनोस्फेयर को दो तीन लेयर में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक आयनोस्फेयर है 640 किलोमीटर का, ठीक है, तो इसमें ए बी सी डी दिया गया, मतलब कि दिया गया है, ये डी लेयर है, ये ई लेयर है, ये एफ लेयर है, ठीक है, फिर ये जी लेयर है। ठीक है, तो डी, ई, एफ, जी, ये सारे के सारे लेयर हैं। अब इनका काम क्या है, तो ये ना धरती से आने वाले रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। मैंने बताया कि, अभी बता देता हूँ, रेडियो वेव्स तीन तरीके की होती हैं। ठीक है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। रेडियो वेव कितने तरीके की होती हैं? टाइप्स ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है, देख, तीन टाइप की होती हैं। एक होती है स्मॉल, स्मॉल, दूसरी होती है मीडियम, मीडियम, और तीसरी होती है लार्ज, लार्ज रेडियो वेव। ठीक है, जो लार्ज रेडियो वेव रहेगा वो लार्ज डिस्टेंस तक जाएगा और उसका वेवलेंथ बड़ा रहेगा। ठीक है, हाँ, जो मीडियम रहेगा, मेरे को थोड़ा नीचे नीचे करना चाहिए, तो बना नहीं पाऊंगा। जो स्मॉल है वो जाएगा स्मॉल डिस्टेंस तक और इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होगी। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होगी, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। उसके बाद जो दूसरा होगा मीडियम, मीडियम, मीडियम इससे थोड़ी दूर पर जाएगी, लेकिन
इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो थोड़ी इससे ज़्यादा होगी। तो उसके बाद तीसरा जो आता है, तीसरा आता है लार्ज। तीसरा जो आएगा लार्ज रेडियो वेव, ये सबसे दूर तक जाएगी और इसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे बड़ी होगी और फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी। बात समझ में आया? हाँ, तो अब देख, इसमें क्या है कि जब धरती से ये वेव्स आएंगी, ठीक है, तो यहाँ पर होगा, मैं यहाँ समझा देता हूँ, दूसरे पेज पर ले लेता हूँ। देख, जैसे ये है डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर, ठीक है, जी लेयर। तो जो भी स्मॉल वेव्स आएंगी, स्मॉल वेव्स, और वो डी से टकरा करके वापस आ जाएंगी, ठीक है। स्मॉल वेव किससे टकरा कर वापस आ जाएंगी? डी से, ठीक है? स्मॉल वेव्स, स्मॉल वेव्स टकरा के वापस आ जाएंगी। लेकिन जो मीडियम होंगी, मीडियम, वो इससे टकरा के वापस आ जाएंगी, ठीक है, मीडियम। ठीक है, मीडियम वेव इससे ई से टकरा के वापस आ जाएंगी। और जो इससे बड़ी होंगी, लार्ज वेव, लार्ज वेव इन दोनों से टकरा के वापस आएंगी, ठीक है। ये जो डी और ई है, ये दोनों मिलके किसको वापस रिफ्लेक्ट कर देंगी? जी और एफ, जी और एफ, हाँ, जी और एफ दोनों मिल करके लार्ज को रिफ्लेक्ट कर देंगी, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ, यानी कि अगर बहुत एक शहर से दूसरे शहर में कम्युनिकेशन करना रहेगा तो लार्ज वेव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है कम्युनिकेशन तो मीडियम हो गया, गांव गांव में है तो जो कि स्मॉल हो गया, है ना। तो रेडियो वगैरह का इस्तेमाल तू देखती होगी कि पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइप के बैंड ही चलते हैं। जैसे मुंबई में सुनती होगी 109 बिग एफएम, सुनती है कि नहीं? तो वो जो 109 रहता है वो क्या रहता है, उनका बैंड विड्थ रहता है, फ्रिक्वेंसी रहती है कि इतनी फ्रिक्वेंसी पर आप सेट करोगे तो जो जिस भी एरिया स्टेशन से वो प्रसारण हो रहा होगा वो तुम्हारे रेडियो में कैच करेगा। अभी तो रेडियो का जमाना गया, नहीं तो समझ में आता था, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ कि ये जो रहती है आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर को जो डिवाइड किया गया रहता है अलग अलग लेयर में, उसका क्या काम होता है? ओके, ठीक है। देख, अगर मैं कहूँ कि जो छोटे पोलर सैटेलाइट्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे? पोलर सैटेलाइट्स कहाँ पर पाए जाएंगे? अरे, सैटेलाइट्स कहाँ पाए जाएंगे? सैटेलाइट्स, मैं वेव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेव्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द सैटेलाइट। पोलर, पोलर सैटेलाइट कौन से लेयर में पाए जाएंगे? आयनों में। आयनोस्फेयर की थिकनेस 640 किलोमीटर। वहां पर कौन कौन सी रेस पाई जाती हैं? कॉस्मिक रेस, रेडियो वेव्स, है ना। अरोरा कहाँ पाया जाता है? आयनों में पाया जाता है। इसी में होती है घटना जलने की, किसकी? एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स जो जलने लगते हैं तो कहाँ जलते हैं? एस्टेरॉइड्स, ठीक है, एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स बर्निंग।
वो जलना शुरू कर देते हैं कहाँ पे, इसी आयनोस्फेयर में। ठीक है, आयनोस्फेयर में। लेट मी शो यू एस्टेरॉइड। ठीक है, और उसके बाद ये देख, ठीक है, ये जल रहा है एस्टेरॉइड, तो कौन से लेयर में एंट्री मार चुका होगा वो, आयनोस्फेयर। ठीक है, आयनोस्फेयर में, आयनोस्फेयर में। अच्छा, आयनोस्फेयर का टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो ये जल रही हैं। कम होता तो एकदम ठंडा कर देता, है ना। एस्ट्रॉइड ये जो जल रहा है ये इसमें है, आयनोस्फेयर में। अब यहाँ से एकदम ये जलता हुआ धधकता हुआ रहेगा और अचानक से कौन से लेयर में एंट्री मार जाएगा, मेजो में। और मेजो का खासियत क्या है कि ये सबसे ठंडा होता है, कोल्ड होता है। और कोई गर्म चीज अगर अचानक से ठंडा में कर दिया जाए तो उसकी हालत क्या होगी, वो ब्लास्ट कर जाएगा, टुकड़े टुकड़े में फूट के गिर जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आयनोस्फीयर समझ में आ गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे एक्सोस्फीयर में। आयनोस्फीयर के ऊपर, ठीक है, आयनोस्फीयर के ऊपर जितना भी 10,000 किलोमीटर तक अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है, एक्सोस्फेयर। ठीक है, कौन सा नंबर हो जाएगा हमारा, पांचवा। पांचवा, स्फेयर। ठीक है, एक्सोस्फेयर। कहेगा कि एक्सोस्फेयर की अगर थिकनेस, थिकनेस कितनी होती है, तो 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। ठीक है, ये जो एक्सोस्फेयर होता है यहाँ पर गैसेस बहुत रेयर पाई जाती हैं। ठीक है, एकदम मिनिमम गैस, रेयरर गैस, गैसेस रेयरर होती हैं, रेयरर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सन रेज आता है और सन रेज जो रहता है वो पूरी तरीके से एकदम धधकता रहता है और इस एरिया का टेम्परेचर एकदम बढ़ा देता है। कहेगा कि सबसे हॉटेस्ट स्फेयर कौन सा होता है, एक्सोस्फेयर, हॉटेस्ट स्फेयर, हॉटेस्ट स्फेयर एक्सोस्फेयर। इसी एक्सोस्फेयर में छोड़े जाते हैं GSLV से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं ना, जियो सिंक्रोनाइज या जियो स्टेशनरी भी कहते हैं उसको। ठीक है, जियो स्टेशनरी ये लॉन्च व्हीकल GSLV, GSLV से जो छोड़ा जाता है GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट होते हैं ना, ये धरती से 32,000 किलोमीटर की दूरी पर छोड़े जाते हैं। ठीक है, और 10,000 के बाद जो शुरू होता है उसे हम कहते हैं डीप स्पेस, इस डीप स्पेस यानी गहरा अंतरिक्ष। 32,000 किलोमीटर, यानी ये कहाँ रहते हैं, डीप स्पेस में, डीप स्पेस। डीप स्पेस का कितने के बाद शुरू होता है, 10,000 किलोमीटर के बाद। 10,000 किलोमीटर के बाद क्या शुरू होता है, आफ्टर इट डीप स्टेट स्टार्ट, डीप स्पेस स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके। अब देख, ये जो सेटेलाइट होती है ना, इसे जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ के मूवमेंट के साथ साथ रहता है और एक किसी खास एरिया पर इसका फोकस रहता है। जैसे अगर ये सेटेलाइट को छोड़ करके और भारत पर एकदम फोकस कर दिया जाए कि पूरा का पूरा ध्यान कहाँ रहे, भारत पर रहे। ठीक है, तो अर्थ अपना एक रोटेशन 24 घंटे में कर लेता है अपने एक्सिस पर,
तो उसी के साथ साथ ये जो सैटेलाइट रहेगा ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो भी अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, यानी वो अर्थ के साथ साथ चलेगा। तो चौबीसों घंटा तू भारत पर निगरानी रख सकती है, भारत के ऊपर से एक मिनट के लिए भी इधर से उधर फोकस नहीं हटेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो रोटेशन रहता है वो किसके साथ मैच किया रहता है, अर्थ के रोटेशन के साथ, अर्थ के रोटेशन के साथ, इसलिए इसे कहते हैं जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी। बात समझ में आया? ओके, लेट मी शो यू। देख, दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फिक्स कर दिया जाता है कि कहाँ पर इसको फोकस करना है, और ये वहीं पर फोकस करता है। ठीक है, इसलिए इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? एक्सोस्फेयर में किस सैटेलाइट को छोड़ा जाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को। किस स्फेयर को कम्युनिकेशन स्फेयर के नाम से जानते हैं? आयनोस्फेयर को। ठीक है, अब देख, ये जो सैटेलाइट होते हैं जियो स्टेशनरी ना, इन्हें कभी कभी पूछता है कि कम्युनिकेशन पर्पज से किस सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। तो ये जो जियो स्टेशनरी होते हैं, इन्हें कम्युनिकेशन पर्पज से छोड़ा जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फोकस पर, एक ही पॉइंट पर फोकस किए रहते हैं। तो जब भी तू चाहेगी एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएगी कि हाँ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, तुम यहाँ ऐसे क्यों कर रहे हो। ठीक है, हाँ, तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, इन्हें कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्लियर हुआ क्या? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सैटेलाइट। लेकिन कहेगा कि कम्युनिकेशन लेयर किसे कहते हैं? आयनोस्फेयर को। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कम्युनिकेशन सैटेलाइट और कम्युनिकेशन लेयर में। ठीक है, क्लियर है? एक्सोस्फेयर समझ में आया? अब देख, हाँ, हमने ये देख लिया, 5, अब देख लिया ना। अब देख, पहले क्या होता था कि जो साइंस जब इतना बहुत डेवलप नहीं था, तब ना सिर्फ 4 ही लेयर हुआ करते थे। ठीक है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ, और अर्थ के ना सिर्फ 4 लेयर हुआ करते थे। एक ट्रोपोस्फेयर, दूसरा मेसोस्फेयर, अरे स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मेसोस्फेयर, और चौथा जो था वो थर्मोस्फेयर। 1, 2, 3, 4। क्या क्या हुआ करता था? ट्रोपो, स्ट्रेटो, स्ट्रेटो, मेसो, और थर्मो। लेकिन बाद में जब साइंस का डेवलपमेंट होता है, तो थर्मोस्फेयर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। ये कौन कौन से भाग में डिवाइड किया जाता है? आयनो और एक्सो। नीचे वाला जो पोर्शन रहता है वो आयनो। एक मिनट, ठीक है, ऊपर इसे, जो नीचे वाला सेक्शन था, उसे कहा गया आयनो। थर्मो को डिवाइड किया गया 2 भाग में। नीचे जो था उसे कहा गया आयनो फेयर, और ऊपर वाले को एक्सोस्फेयर। इतना क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। देख,
ये हमने पांचों के पांचों लेयर अच्छे से पढ़ लिए। बता, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम की ज़्यादा, पहले अगर जैसे धरती पर है, धरती पर, और जैसे जैसे तू ऊंचाई पर बढ़ते जाएगी तो टेम्परेचर कम होगा कि ज़्यादा होगा? है ना, कम होगा। 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी होती है, ठीक है, कम होगा। वैसे जाते 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 जब तू स्ट्रेटो में पहुंचेगी तो टेम्परेचर कम होगा कि ज़्यादा होगा? कांस्टेंट हो जाएगा, न कम न ज़्यादा, कांस्टेंट। इसलिए तो उसको कहते हैं समतापमंडल, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मेजो में घुसेगी, मेजो में क्या होगा? और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और डिक्रीज हो जाएगा। और थर्मो में जाएगी तब बढ़ जाएगा, और एक्सो में जाएगी तो एकदम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देख, जब हम मेंस लिखेंगे तो मेंस में जो इतना कहानी बताया ना, इतना कहानी नहीं लिखना है। इसमें वो खाली एक ग्राफ ढूंढेगा कि तूने वो ग्राफ बनाया है या नहीं बनाया। देखो मैं एकदम तो क्या करता हूँ कि ये साइड जो है इसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर। और ऊपर वाला जो साइड लिखता हूँ वो मैं लिखता हूँ हाइट या एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड। हमने कितने लेयर देखे हैं? तो हमारे जो है 5 लेयर हैं। पांचों लेयर की अगर हम हाइट की बात करें तो एक है, ट्रोपो कितने हाइट पर जाता है? 18, मैक्सिमम वाला मान, ठीक है, 18 मैक्सिमम। उसके बाद 50, फिर 1 किलोमीटर, फिर 240, और इसके ऊपर तो वही रहता है ना। एल्टीट्यूड हमारा ये जो है ये किलोमीटर में है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। यानी टेम्परेचर को हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रखना होगा। एक जगह मैं ले लेता हूँ 0, ठीक है, और 0 को इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव टेम्परेचर, और इस साइड जाएगा तो नेगेटिव टेम्परेचर। मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि जैसे 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, और 80 डिग्री सेल्सियस। वही सेम चीज़ इधर कर देता हूँ माइनस में, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, और 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस में है इधर। क्लियर है ना? अब देख, मैं मान लेता हूँ कि ये जो 18 किलोमीटर मेरा है, ये 18 किलोमीटर किसका रहेगा? ट्रोपोस्फेयर का। ये रहेगा मेरा स्ट्रेटोस्फेयर, और ये रहेगा मेजो, ये आयनो, और इसके ऊपर तो रहेगा एक्सो, ठीक है। अब देख, जब मैं ट्रोपो में रहूंगा तो ट्रोपो में जमीन पर रहूंगा तो जमीन पर कुछ टेम्परेचर रहेगा कि मैं मान लेता हूँ यहाँ 20 और 40 के बीच में टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पर 20 और 40 के बीच में रहे जमीन पर टेम्परेचर, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो टेम्परेचर जीरो नेगेटिव साइड में जाएगा या पॉजिटिव साइड में? नेगेटिव साइड में जाएगा। यानी 18 किलोमीटर तक मैं अगर देखूंगा तो मेरा टेम्परेचर धीरे धीरे नेगेटिव साइड में जाना चाहिए, है ना। हाँ, तो मैं मान लेता हूँ कि 18 साइड में मैं चला गया -20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उसके बाद
जब स्ट्रेटोस्फेयर में मैं 18 डिग्री ये 18 किलोमीटर क्रॉस करके स्ट्रेटोस्फेयर में घुसूंगा तब टेम्परेचर क्या रहेगा, माइनस में जाएगा या पॉजिटिव में? यहाँ स्टेबल रहेगा, यानी कि 20 डिग्री -20 पे पहुंचा हूँ तो यहाँ 50 तक -20 ही रहेगा, है ना। उसके बाद जैसे मैं 80 में घुसूंगा तब क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा? माइनस मतलब कम होगा ना। हाँ मतलब माइनस की तरफ जाएगा, तो मैं मान लेता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँच गया, 60 तक पहुँच गया। ठीक है, 60 तक पहुँच गया, -60 डिग्री। और फिर जैसे मैं आयनों में घुसूंगा तो कम होगा या ज़्यादा, किधर भागेगा, यानी पॉजिटिव की तरफ। तो मैं मान लेता हूँ कि कहाँ तक आ गया हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, मैं पॉजिटिव 20 डिग्री सेल्सियस आ गया हूँ आयनों में। ठीक है, ओके। और उसके बाद जैसे ही एक्सो में जाऊंगा तो भयानक गर्मी बढ़ जाएगी, है ना, भयानक गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देख, मैं इस पॉइंट्स को जो किया हूँ इसको मैं मिला देता हूँ। तो ये है, यहाँ पे मेरा बढ़ा था, यहाँ पे मेरा कांस्टेंट था टेम्परेचर। ठीक है, और फिर यहाँ पे टेम्परेचर घटा था। ठीक है, और उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ा और बढ़ते ही गया। टेम्परेचर बढ़ा और बढ़ते ही गया। बात समझ में? ये ग्राफ है एग्जामिनर ढूंढेगा। ठीक है, ये ग्राफ क्या करेगा, एग्जामिनर ढूंढेगा। अगर ये ग्राफ मिल गया तो समझ जाएगा कि तुझे कॉन्सेप्ट पता है, तब तुझे वो थियरी वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये ग्राफ नहीं मिला और तूने थियरी भी लिखा तो समझ जाएगा कि तूने रट मारा है पूरा और तुझे कॉन्सेप्ट कुछ भी पता नहीं है। बात समझ में आया क्या? हाँ, तो यहाँ से अगर मैं देखूं, ट्रोपोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज को मैं DEC लिख दूं, चलेगा? डिक्रीज। उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। फिर उसके बाद टेम्परेचर फिर डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और उसके बाद क्या होते गया है, इंक्रीज होते गया है, increases। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ ना? ओके, बहुत बढ़िया। तो ये जो चीजें इतनी थी, ये क्या थी हमारी, जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, ये अभी इतना मैंने बताया। अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी बाकी है कुछ चीजें। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट, जैसे कि अगर तू थियरी लिखेगी या जब मेंस में अगर पूछ देगा कि अच्छा बताओ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड अपनी क्या दो, प्रतिक्रिया दो, या अपना शॉर्ट नोट लिखो उसमें, या जो भी चीज पूछेगा तो तुझे ये सब चीजें इंक्लूड करनी होगी, मोस्टली ये ग्राफ वाला सेक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर। समझ में? क्या कहते हैं? ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देख, कुछ चीजें समझाता हूँ। जैसे ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो इतने सारे लेयर्स हैं ना, अर्थ के ऊपर
ये हमारा है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर जो मेजोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर, फिर जो कि तेरा ऊपर एक्सोस्फेयर है पूरा। ठीक है, तो देख मैं इसमें नंबरिंग है। ये जो ट्रोपोस्फेयर से ना खत्म होने से 1.5 किलोमीटर पहले, ठीक है, खत्म होने से कैसा है कि जब ये ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है ना तो अचानक से खत्म नहीं होता है, धीरे 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 क्या होती हैं, गैसें कम होती 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 और ये फिर दूसरे लेयर में इंटर मार जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं कहूँ कि जब नदी जाती है तो नदी डायरेक्ट समुद्र में गिर जाती है क्या अचानक से? नहीं ना, पहले उसका छोर आएगा जहाँ पर अपना सब मिट्टी उट्टी गिराएगी, जो डेल्टा बनेगा और फिर जा करके एक जगह समुद्र में गिर जाएगी, है ना। तो जो बीच का एरिया रहता है उसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। वैसे ही एटमॉस्फेरिक लेयर में जब 1.5 किलोमीटर पहले ही जो चीज हो मतलब कि जो लेयर बनता है ना उसे हम कहते हैं पॉज, पॉज। ठीक है, पॉज यानी रुक जाओ, बस इसका लिमिट यहीं तक है। ठीक है, तो ये जो 1.5 किलोमीटर का एरिया है कहेगा कि ट्रोपोपॉज किसे कहते हैं? तो ट्रोपोपॉज उसे कहेंगे जब ट्रोपोस्फेयर खत्म होने के 1.5 किलोमीटर पहले का जो एरिया रहेगा उसे क्या कहेंगे? ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फेयर पॉज नहीं, ट्रोपोपॉज। ठीक है, ट्रोपोपॉज, इसे क्या कहेंगे? ट्रोपोपॉज। ठीक है, ट्रोपोपॉज बोलते ना, पॉज, रुक जाओ अभी। ठीक है, ट्रोपोपॉज। ऐसे ही ऊपर जब ये रहेगा तेरा स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर से खत्म होने से 1.5 किलोमीटर पहले जो एरिया रहेगा उसे क्या कहेंगे? स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, वैसे ही इसके इधर का रहेगा उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? मेजोपॉज, मेजोपॉज। ठीक है, और इसके ऊपर जो जाएगा उसे हम कहेंगे आयनोपॉज, आयनोपॉज। ठीक है, इसके बाद जो हमारा 10 किलोमीटर वाला एरिया आएगा, ठीक है, उसके 1.5 किलोमीटर पहले क्या आएगा? एक्सोपॉज, एक्सोपॉज, एक्सो, बता रहा हूँ ये एक लिमिट है कि यहीं पर ये खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी यहीं से दूसरे लेयर के आने की संभावना शुरू हो जाती है, तो उसमें करते कुछ नहीं है, बस ये बताते हैं ट्रांजिशन स्टेट है एक तरीके से। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट है, समझे। ए एरिया में तुझे कॉमन चीजें मिलेंगी, मतलब कि तुझे आयनोस्फेयर के भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मेसोस्फेयर के भी मतलब कि एक्सोस्फेयर के भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। समझ आ रहा है क्या? ट्रांजिशन स्टेट जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो एरिया रहता है कहेगा कितना किलोमीटर का रहता है, तो 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, 1.5 किलोमीटर, इतना क्लियर है क्या? अब देख, ये जो 3 लेयर है ना, 3, ये सब ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेजो, इन सब में एक चीज कॉमन थी कि इन तीनों में ना गैसेस पाई जाती हैं और गैसेस हैवी होती हैं। ठीक है, इन तीनों में ही गैसेस पाई जाती हैं और वो गैसेस हैवी होती हैं, जैसे कि इसमें तुझे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये भारी भारी गैस पाई जाएंगी। ठीक है, और ये जो दोनों हैं ये दोनों में हल्की एकदम गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है,
हल्की गैस पाई जाती है। इसकी वजह से जो ये तीनों मेजो, स्ट्रेटो और ट्रोपो है, इन तीनों को हम लोग कहते हैं होमोस्फेयर, यानी इन तीनों में ही समानता है। किसकी वजह से? हैवी गैसों की वजह से। होमोस्फेयर, होमोस्फेयर, इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं? सिमिलरिटीज हैं कि इसमें हैवी गैसेस पाई जाती हैं, हैवी गैसेस, लाइक लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन। बात समझ में आ रहा है क्या? ये सब पाई जाती हैं। और जब ये गैसेस हैवी हैं तो इनमें डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इसलिए ट्रोपोस्फेयर से उड़ते समय तुझे टर्बुलेंस महसूस होगा। वैसे ही अगर तू अपने ये एरोप्लेन को ओजोन में लेके घुसा दे तो भी टर्बुलेंस महसूस होगा, है ना? तो इसमें डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, डेंसिटी क्या होती है? वो मैक्सिमम होती है। और जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले उनको हम क्या कहते हैं? इनमें कोई समानता नहीं होती है। मतलब कि आयनोस्फेयर में एकदम हल्की गैस है, ठीक है, एक्सोस्फेयर में एकदम गैस नहीं है, ठीक है, आयनोस्फेयर में एकदम हल्की गैस है, एक्सोस्फेयर में एकदम गैस नहीं है। इसमें कोई समानता नहीं होती है, इसलिए इसे हेट्रोस्फेयर कहते हैं, हेट्रोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर। हेट्रो मतलब नो समानता, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। तो आयनोस्फेयर में अगर हम बात करें, आई लिख देता हूँ, आई में पाई जाती है लाइट गैस, रेयर गैसेस, विरल गैस, रेयर गैस, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम। और जब रेयर गैस होती हैं तो ये दूर दूर होती हैं, डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है इनकी। अगर मैं एक्सो की बात करूं तो एक्सो में नो गैसेस, ठीक है, नो गैसेस, टेम्परेचर एकदम खतरनाक, ठीक है, टेम्परेचर एकदम खतरनाक। कितना समझ में आ गया? तो कहेगा कि हेट्रोस्फेयर और होमोस्फेयर किसे कहते हैं, बता देगी। एक्सोपॉज वगैरह क्या होता है बता देगी। कोई डाउट है तो अभी पूछ ले, ये सेक्शन नहीं समझ में आया या वो सेक्शन नहीं समझ में आया हो। ठीक है, सब समझ में आ गया? बढ़िया है। ठीक। अब यहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेयर वाला सेक्शन था वो खत्म होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर हमारा खत्म होता है।